भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के इस फौजी कैंप में 4 टॉर्चर सेल थे। हर टॉर्चर सेल में तशद्दुद के अलग अलग आलात रखे हुए थे। इनमें एक टॉर्चर सेल में बिजली के झटके दिए जाते थे और इंसानी जिस्म के नाजुक हिस्सों पर बिजली लगाई जाती थी। एक टॉर्चर सेल में छत के साथ उल्टा लटका कर नीचे आग जलाकर धुनी दी जाती थी। एक टॉर्चर सेल में मुझे लकड़ी के शिकंजे में जकड़कर मेरी टांगों और बाजुओं को इस तरह से खींचा गया कि ऐसा लगा कि मेरी टांगों और बाजुओं के जोड़ अलग हो रहे हैं। हर टॉर्चर से पहले और हर टॉर्चर के बाद मुझसे कहा जाता कि अब भी अगर मैं इन्हें अपने पाकिस्तानी साथी कमांडो के बारे में बता दूं या कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह के बारे में बता दूं तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, मगर मेरा हर बार यही जवाब होता कि मैं कुछ नहीं जानता। ये हकीकत है कि इस वहशियाना और तरह तरह के तशद्दुद की वजह से मेरा ज़हन भी माऊफ होता जा रहा था। किसी वक्त मुझे लगता था कि मैं एक सहरा में हूँ, मेरे दोनों हाथ फौजी जीप के पीछे बंधे हुए हैं और जीप मुझे खींचती हुई सहरा में भागी जा रही है। किसी वक्त मुझे महसूस होता कि मैं गर्दन तक दलदल में फंसा हुआ हूँ और दलदल के अंदर कीड़े मेरे जिस्म को काट रहे हैं। ये सब कुछ मैं बेहोशी की हालत में नहीं बल्कि होश की हालत में महसूस कर रहा था। जब दर्द और अजियत की शिद्दत नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती तो मैं वाकई बेहोश हो जाता। इस भयानक टॉर्चर के दौरान मुझे सिर्फ एक बात की खुशी थी कि मैं हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर मैंने अपनी जबान बिल्कुल नहीं खोली और दुश्मन को कुछ नहीं बताया। इस बात पर हिंदू फौजी अफसर और ज्यादा गजबनाक होकर मुझ पर वहशियाना तशद्दुद का अमल दोबारा शुरू कर देते। यह सिलसिला 15 दिन तक चलता रहा। मेरा वजन भी कम हो गया था और जिस्म पर चाकू, छुरियों और सिगरेट के दागों के जाबजा जख्म उभर आए थे। इस दौरान हिंदू औरत सुशीला एक बार भी न आई। जब मुझ पर टॉर्चर करते हुए 20-25 दिन गुजर गए और वो लोग मेरी जबान न खुलवा सके तो मेजर रामा राव ने मुझे फांसी देने का हुक्म दे दिया। मेरी फांसी की इत्तला देने श्रीमती सुशीला आई। रात का वक्त था। मैं टॉर्चर सेल में जमीन पर पड़ा था। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो दर्द न कर रहा हो, लेकिन मैं दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। इस बार जो मुझ पर तशद्दुद किया गया वो पहले तमाम टॉर्चरों से नंबर ले गया था। ये ऐसा तशद्दुद था कि एक बार तो इसने मेरी रूह को भी हिला दिया था, लेकिन मेरा मकसद अजीम था। मुझे अपने खुदा की रहमत पर भरोसा था। जब इंसान किसी नेक और अजीम मकसद के लिए तकलीफ में मुब्तला कर दिया जाता है और उसे अपने खुदा पर यकीन भी हो तो फिर तकलीफ आधी रह जाती है। दरवाजा खुला और सुशीला एक मुसल्लह सिपाही के साथ कोठरी में दाखिल हुई। वो मेरे करीब आकर बैठ गई। कहने लगी, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, तुम नाहक तकलीफ उठा रहे हो। अगर तुम इन लोगों को अपने 2-4 साथियों को ठिकाने बता दो तो इस अजाब से बच जाओगे। अभी भी वक्त है। मैंने उसे कहा कि अगर मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दिए जाएं तो मैं ये गद्दारी कभी नहीं करूंगा। सुशीला मुझे सीधी रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि मेरा अज़्म चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है तो वो कहने लगी, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कल सूरज निकलने के साथ ही तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इन लोगों ने फैसला कर लिया है। क्या अब भी तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे? मैंने कहा, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है। मैं फांसी का फंदा गले में डाल लूंगा, मगर मैं अपने साथियों का पता नहीं बताऊंगा। सुशीला ने कहा, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि कैप्टन बत्रा और मेजर रामा राव किस अजियतनाक तरीके से तुम्हें फांसी पर चढ़ाएंगे तो मुझे यकीन है कि तुम अपनी जिद छोड़ दोगे। सुनो, यहाँ पीछे 2 टीलों के दरमियान पहाड़ी नाला बहता है। इन टीलों के दरमियान फौज ने अपनी सहूलत के लिए लकड़ी का एक छोटा सा पुल बना रखा है। जल्लाद तुम्हें पुल के दरमियान खड़ा कर देगा, फिर तुम्हारी गर्दन में रस्सी डाल दी जाएगी। तुम्हारे मुंह पर काला निकाब नहीं डाला जाएगा। तुम्हारे पाँव के साथ भी वजन नहीं बांधा जाएगा, क्योंकि वजन बांधने से तुम्हारी मौत जल्दी वाक़ई हो जाएगी। और कैप्टन बत्रा और मद्रासी मेजर रामा राव तुम्हारे तड़पने का मंजर देखना चाहते हैं। जब जल्लाद तुम्हें पुल से नीचे धक्का देगा तो रस्सी का फंदा तुम्हारी गर्दन में कस जाएगा और तुम पुल और बहते हुए नाले के दरमियान लटक जाओगे और तड़पने लगोगे। तुम्हारी जबान बाहर निकल आएगी, तुम्हारी आंखें बाहर निकल आएंगी। तुम्हारे पाँव के साथ जो वजन नहीं बंधा हुआ होगा, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा झटका नहीं लगेगा कि तुम्हारी गर्दन के मोहरे एकदम अलग होकर तुम्हें मौत की नींद सुला दें। तुम्हें सिर्फ अपने वजन का ही झटका लगेगा और तुम्हारी एकदम मौत वाक़ई नहीं होगी। तुम रस्सी के साथ पुल के नीचे झूलते रहोगे, तड़पते रहोगे और कैप्टन बत्रा और मेजर रामा राव पुल के एक तरफ कुर्सियों पर बैठे बीयर पीते हुए तुम्हें तड़पता देखकर खुश हो रहे होंगे। क्या तुम ऐसी अजियतनाक मौत गवारा करोगे? मैंने अपने बदन से उठती दर्द की लहर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, अल्लाह की राह में मैं 1000 बार भी ऐसी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूँ। ये बात तुम अपने काफिर कैप्टन और मेजर को भी बता दो। सुशीला खामोशी से उठी और चल दी। मेरा ख्याल था कि ये इन लोगों की गीदड़ भुक्की है और ये मुझसे कश्मीरी मुजाहिदों के खुफिया ठिकानों का राज मालूम करने की एक आखिरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिन निकलते ही जब 2 फौजी कोठरी में आकर मुझे बाहर ले गए तो मुझे शक हुआ कि कहीं वाकई इन लोगों ने मुझे फांसी चढ़ाने का प्रोग्राम तो नहीं बनाया। इसके बावजूद मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले भी मुझे 2-1 बार जान से मार देने की धमकी दी गई थी। इन फौजियों ने मेरे हाथ पीछे बांध दिए और मुझे दोनों तरफ से बाजुओं से पकड़कर साथ चलाते हुए फौजी कैंप के अकब में ले गए, जहाँ पहले से एक मुसल्लह फौजी गार्ड मेरे इंतजार में खड़ी थी। इन 2 सिपाहियों ने मुझे उस फौजी गार्ड के हवाले कर दिया। फौजी गार्ड के सिपाही मेरे दाएं बाएं हो गए थे। मैं उनके घेरे में था। उस वक्त दिन अभी निकला ही था। मैंने पहली बार इस फौजी कैंप के अंदरूनी माहौल को देखा।
इस कैंप में 3-4 बैरकें थीं। फौजी जीपें और गाड़ियां जगह जगह खड़ी थीं। कैंप के अकब में जिस तरफ ये मुसल्लह गार्ड मुझे ले जा रही थी, ऊंची पथरीली दीवार थी। उसमें एक दरवाजा लगा था। दरवाजे पर भी मुसल्लह सिपाही पहरा दे रहे थे। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि इर्द गिर्द भूरे रंग की खुश्क ऊंची नीची छोटी छोटी झाड़ियां थी। ये मुझे जम्मू का इलाका लग रहा था। इन पहाड़ियों पर कश्मीर की पहाड़ियों वाले चनार के दरख्त नहीं थे। कुछ पहाड़ियां बिल्कुल खुश्क और बंजर थीं। कुछ पहाड़ियों की ढलानों पर जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं। भारत की किसी रेजिमेंट की यूनिट के ये फौजी मुझे तेज तेज चलाते बल्कि धकेलते थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर एक टीले के ऊपर ले आए। मैंने देखा कि टीले पर डोगरा कैप्टन बत्रा और मद्रासी मेजर रामाराव टीले पर बने हुए सीमेंट के छोटे से चबूतरे पर मेज कुर्सी लगाए बैठे हैं। मेज पर बियर की 2 बोतलें रखी हुई हैं और दोनों के हाथों में एक एक ग्लास है। दोनों बियर पी रहे हैं। मद्रासी मेजर के मुंह में सिगार दबा हुआ है। मुझे उनके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया गया। रात को सुशीला ने जो मंजर बयान किया था वो मुझे सामने नजर आ रहा था। इस टीले की दूसरी तरफ उसी तरह का एक और टीला था। दोनों के दरमियान फासला ज्यादा नहीं था। दोनों के दरमियान लकड़ी का एक पुल था। नीचे जरूर पहाड़ी नाला बह रहा था। मुझे पानी के शोर से बहने की आवाज सुनाई दी। पुल के पास भी 2 मुसल्लह फौजी राइफलें लिए खड़े थे। मद्रासी मेजर रामा राव ने मुंह से सिगार निकाला और मेरी तरफ अपनी पीली पीली बेरहम आंखों से देखते हुए बोला, अभी तुम्हारे पास जिंदगी का आखिरी टाइम है। अगर अब भी तुम हमें अपने साथी कमांडोज और कमांडर शिरवान के खुफिया ठिकाने का पता बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए डोगरा कैप्टन ने कहा, तुम खामखा इन लोगों के लिए मर रहे हो जिनका पता हमें आज नहीं तो कल लग ही जाएगा। तुम देख रहे हो कि अभी चंद मिनटों के बाद तुम्हारी लाश लकड़ी के पुल के साथ लटकी तड़प रही होगी। अब भी वक्त है। हमें और किसी कमांडो को न सही, सिर्फ कमांडो शिरवान के खुफिया ठिकाने का बता दो। हम तुम्हें अभी छोड़ देंगे। तुम्हें अपने साथ बिठाकर बियर पिलाएंगे, बड़ा अच्छा नाश्ता कराएंगे और तुम जहाँ चाहना चाहो हम आजाद तुम्हें वहाँ छोड़ाएंगे। ये लोग सचमुच मुझे अपनी तरफ से मारने वाले थे, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से है और सिर्फ उसी के हुक्म से मौत आती है और मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आ जाता है तो फिर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने डोगरा मेजर से कहा, मेरी जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरा वक्त आ गया है तो फिर मरने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मौत का वक्त नहीं आया तो फिर तुम्हारी सारी फौज भी मुझ पर फायर खोल दे तो मैं मर नहीं सकता। डोगरा कैप्टन ने मद्रासी मेजर की तरफ देखा। मद्रासी मेजर ने बाएं जानिब खड़े 2 सिपाहियों को इशारा किया। ये दोनों फौजी पहले से जैसे तैयार थे। इन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और पुल की तरफ ले गए। पुल के सिरे पर जो 2 फौजी खड़े थे उनमें से एक का रंग जरा खिलता हुआ था और वो डोगरा नहीं लग रहा था। मुझे उस फौजी के हवाले करते हुए पहले फौजी ने ऊंची आवाज में कहा, गंगादास मेजर साहब का ऑर्डर है, इसको लटका दो। खिलती रंगत वाले नायक गंगादास ने जोर से जमीन पर पांव मारकर ऊंची आवाज में कहा, यस सर। नायक गंगादास ने मेरी पुश्त पर बंधे हुए हाथ की रस्सियां खोल दी। उस वक्त 4 मुसल्लह फौजी सिपाही मुझे घेरे में लिए हुए थे। मैंने गंगादास से कहा, अगर तुम लोग मुझे फांसी पर चढ़ाने लगे हो तो मेरे हाथ क्यों खोल रहे हो? गंगादास नायक ने ऊंची आवाज में कहा, इसलिए कि जब तुम पुल के नीचे लटको तो तुम खूब तड़पो। कमीने कश्मीरी कमांडो, तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। मुझे सुशीला की बात याद आ गई। उसने कहा था कि न मेरे बाजू बांधे जाएंगे न मेरे पाँव के साथ रेत की बोरियां बांधी जाएंगी, ताकि मैं एक ही झटके में गर्दन टूटने से न मर जाऊं। जब गले में फंदा कस जाएगा और मैं नीचे लटका हुआ हाथों से गर्दन का फंदा पकड़ूंगा और मेरी टांगें तड़पेंगी तो कैप्टन और मेजर मेरी इस हालत को देखकर खूब मजा लेंगे और बियर पीते हुए मेरी मौत के तूल होते हुए मंजर से खूब लुत्फानंदोज होंगे। नायक गंगादास ने वहीं मेरी गर्दन में रस्से का फंदा डाल दिया। फंदे में मोटी सी गिरह लगी हुई थी, मगर अभी फंदा मेरी गर्दन में पूरी तरह से कसा नहीं था। नायक गंगादास मुझे पकड़कर लकड़ी के पुल पर चढ़ पड़ा। हमारे पीछे पीछे 2 फौजी हाथों में राइफलें लिए चल रहे थे। उस वक्त मुझे यूं लगा जैसे वाकई मेरी मौत का वक्त आ गया है। लेकिन कमांडोज इतनी आसानी से नहीं मरा करते। अगर वो मरते भी हैं तो अपने साथ दुश्मन के 6-7 आदमियों को लेकर मरते हैं। मगर वहाँ मेरे फरार होने और दुश्मन के 6-7 आदमियों को हलाक करने के बजाहिर कोई हालात नजर नहीं आ रहे थे। मैंने हत्ता था, मेरी गर्दन में रस्सी पड़ी थी। 2 मुसल्लह भारतीय सिपाही मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। जिस नायक गंगादास ने मुझे रस्सी से पकड़ कर रखा था उसके कंधे से भी स्टेन गन लटक रही थी। मैंने नीचे देखा, नीचे पहाड़ी नाले का पानी बड़े जोरों शोर से आगे की तरफ बह रहा था। उसका हल्का हल्का शोर सुनाई दे रहा था। सूरज मशरिक की पहाड़ियों के ऊपर आ गया हुआ था और चारों तरफ दिन का उजाला फैला हुआ था। मैं पुल पर से छलांग लगाने की पोजीशन में नहीं था। मेरी गर्दन में रस्सी थी और रस्सी का सिरा नायक गंगादास के हाथ में था। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ लिया और कहा, या अल्लाह, अगर तेरी यही रजा है तो मैं हाजिर हूँ, मेरे गुनाह बख्श दे। उस वक्त मेरी आंखों के सामने मेरे मरहूम वालिद साहब की शक्ल आ गई। मैं उनकी वसीयत पर अमल करते हुए जहाद कश्मीर में शरीक होते मकबूजा कश्मीर के खून और आग उगलती वादी में आया था। मैंने दिल ही दिल में अपने वालिद साहब से मुखातिब होकर कहा, मियाँ जी, मैंने आपकी वसीयत पर जितना हो सका अमल किया, मगर कश्मीर को भारतीय कब्जे से आजाद नहीं करवा सका। मुझे माफ कर दें, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे बख्श दे। लकड़ी का छोटा सा पुल हमारे चलने से हिल रहा था। यह मुख्तसर सा पुल था और दूसरे टीले झाड़ियां वहां से साफ नजर आ रहे थे। मुझे पुल के ऐन दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया गया।
पुल के पहलुओं की जानिब रस्से बंधे हुए थे। नायक गंगादास ने जल्दी से मोटी और मजबूत रस्सी को पुल के रस्से के साथ कसकर बांध दिया, जिसके दूसरे सिरे का फंदा मेरी गर्दन में पड़ा हुआ था। अचानक मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। मैंने एक आखिरी मौका हाथ से गंवा दिया था। मैं नायक गंगादास को एक तरफ गिराकर उसके हाथ से रस्सी का सिरा छुड़ाकर पुल के ऊपर से नीचे नाले में छलांग लगा सकता था, मगर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अब रस्सी का एक सिरा मेरी गर्दन में फंदा बनकर पड़ा था और दूसरा सिरा पुल के रस्से के साथ बंधा हुआ था। अब अगर मैं छलांग लगाता तो मेरी गर्दन को जबरदस्त झटका लगता और ऐसे भी मेरी मौत यकीनी थी। फंदा गर्दन में कसा हुआ था, मगर इतना खुला भी नहीं था कि मैं इसमें से अपना सर बाहर निकाल सकता। फिर फंदे में मोटी गिरह पड़ी हुई थी। मैंने देखा कि मेरी बाएं जानिब पुल के शुरू वाले सिरे के करीब चबूतरे पर कुर्सियों पर बैठे बियर पीते हुए बड़ी इश्तियाक भरी नजरों से आगे को झुककर मेरी मौत का मंजर देख रहे थे। वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं थे, मैं उनके चेहरे साफ देख सकता था। लकड़ी का पुल भी मुख्तसर सा था। जिस वक्त नायक गंगादास ने मुझे पुल पर एक जगह बिल्कुल किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया तो दोनों डोगरा सिपाहियों ने राइफलों के सेफ्टी कैच आगे को खींचकर उसकी नालियां मेरी तरफ करके इस तरह पोजीशन ले ली जैसे मुझ पर फायर करने लगे हों। नायक गंगादास ने मुझसे हंसकर कहा, फिक्र न करो, ये तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। हम तो तुम्हें पुल के साथ लटका कर फांसी देने वाले हैं ताकि तुम तड़प तड़प कर मरो, एकदम से न मरो। ये इसलिए पोजीशन में है कि तुम भाग न जाओ। मुझे जहाँ खड़ा किया गया था उसके नीचे पहाड़ी नाले का पानी शोर मचाता बह रहा था। ये नाला सैलाबी लगता था। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि उसकी मौजों पर नजर नहीं ठहरती थी। चबूतरे की तरफ से मेजर रामा राव की एक करख्त आवाज आई, नायक गंगादास, उसको लटकाते क्यों नहीं? नायक गंगादास ने फौरन बुलंद आवाज में कहा, ठीक है सर। नायक गंगादास ने फौरन मेरी गर्दन का फंदा जो अभी तक ढीला था कस दिया और दाएं बाएं राइफलें लिए पोजीशन में खड़े फौजियों से कहा, राइफलों का मुंह ऊपर कर लो, अब तुम्हें पोजीशन लेने की जरूरत नहीं। मैं इसे नीचे गिराने लगा। दोनों फौजियों ने राइफलों की नालियां ऊपर कर ली और पुल पर एक एक कदम पीछे हट गए। नायक गंगादास ने मेरी गर्दन में पड़ी हुई रस्सी के फंदे की गिरह को जो बिल्कुल मेरे हल्क के नीचे थी पीछे हटा दिया और मेरे कान के करीब मुंह लाकर फंदा ठीक करने लगा। आहिस्ता से मुझे एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे अपने कानों पर और अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा फिक्रा सुना है। नायक गंगादास ने आहिस्ता से कहा, फिक्र न करो, जब तुम नीचे गिरोगे तो तुम्हारी गर्दन की रस्सी खुल जाएगी। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो यूं ही मेरी गर्दन में पड़े हुए लंबे बहुत ढीले पड़े हुए फंदे को उंगलियों से इधर उधर कर रहा था। मेरी हैरतज़दा आंखों में जो सवाल था उसको गंगादास ने पढ़ लिया था। जो कुछ मैं उससे पूछना चाहता था वो ये था कि अगर तुम्हें मुझसे हमदर्दी पैदा हो गई है और तुम मुझे मौत के मुंह से बचाना चाहते हो तो मेरे आजाद होकर पुल के नीचे गिरने से तुम्हारा क्या होगा? मेजर रामा राव और कैप्टन बत्रा तो साफ समझ जाएंगे कि तुमने मेरी जानबूझकर गर्दन में फंदा ढीला रखा होगा और तुम्हें उसी वक्त शूट कर दिया जाएगा। इसका जवाब जो मुझे मिला वो ये था, नायक गंगादास ने आहिस्ता से कहा, मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ, मुझे भी तुम्हारे पीछे नाले में छलांग लगानी है। उसने बज़ाहिर मेरी गर्दन में फंदा कस दिया और दूर चबूतरे पर कुर्सियों पर बैठे मेजर रामा राव की तरफ देखकर कहा, मेजर साहब हुक्म करें। मेजर रामा राव के गुस्से की भरी हुई आवाज आई, जांगली के बच्चे, इसे लटका दो। यस सर। और उसके साथ ही गंगादास ने धक्का देकर मुझे गिरा दिया। मैं नीचे गिरा। मेरी गर्दन को मामूली सा झटका लगा और रस्सी खुलकर मेरी गर्दन से अलग होकर ऊपर को रह गई और मैं नीचे नाले के शोर मचाते पानियों में गिर पड़ा। मुझे अपने पीछे कोई 2 सेकंड के वक्फे के बाद किसी और शख्स के नाले में गिरने की आवाज आई। यकीनन ये नायक गंगादास ही था। उसने कहा था कि मैं मुसलमान हूँ और जिसने मेरी गर्दन में पड़ा हुआ फंदा मुझे नीचे जाने से पहले खोल दिया था। अब ऊपर से हर किस्म के फायर के धमाके सुनाई देने लगे। इनमें पिस्तौल के फायर भी थे। यकीनन कैप्टन बत्रा और मद्रासी मेजर रामा राव कर रहे थे। स्टीन गन्नों के फायर थे और राइफलों के धमाके भी थे। गोलियां मेरे आगे और मेरे पीछे गिर रही थी, मगर खुदा भला करे इस तेज रफ्तार पहाड़ी नाले का वो इस कदर तेज बह रहा था कि आनन फानन मुझे अपनी समंदर जैसी ऊपर को उठती हुई मौजों को लपेट में लेकर कहीं का कहीं ले गया। थोड़ी दूर जाने के बाद नाला पहाड़ी के पहलू में एक तरफ को मुड़ गया। इस मोड़ ने मुझे दुश्मन की फायरिंग से महफूज कर दिया, मगर नाले का पानी इस कदर तेज रफ्तार था कि मुझे संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। मैंने एक दफा सर उठाकर पीछे देखने की कोशिश की, मगर मुझे अपने फौरन बाद नाले में कूदने वाला मुसलमान फौजी कहीं नजर न आया। मैंने अपने आप को नाले के हिजान खेज बहाव के हवाले कर दिया। सिर्फ इतनी कोशिश कर रहा था कि पानी में डूबने न पाऊं। उसके लिए सिर्फ कभी कभी मुझे 1-2 बार हाथ पांव चलाने पड़ते थे। नाला एक पहाड़ी को पीछे छोड़कर दूसरे टीले के पहलू से गुजरता हुआ दूर बहुत बड़े पहाड़ों के दरमियान तंग दर्रे में दाखिल हो गया। पानी का बहाव यहाँ बहुत तेज था। दोनों जानिब ऊंचे पहाड़ थे जिनकी चोटियों पर उगे हुए दरख्त छतरियों की तरह नजर आ रहे थे। मैंने एक बार फिर सर पीछे घुमा कर देखा तो मुझे 100-150 गज के फासले पर पानी की लहरों में एक इंसानी सर ऊपर नीचे होता हुआ बढ़ता दिखाई दिया। ये सिवाय उस मुसलमान फौजी के और कोई नहीं हो सकता था। गोलियों के धमाके दूर होते हुए बंद हो गए थे। नाला पहाड़ी दर्रे में दोनों जानिब के पत्थरों से टकराता शोर मचाता आगे ही आगे बढ़ रहा था। यहाँ नाले का पानी काफी गहरा मालूम होता था। मेरे पाँव नीचे जमीन से नहीं लग रहे थे। मैं भी यही चाहता था कि ये नाला मुझे दुश्मन के कैंप से जितनी दूर और जितनी जल्दी बहा कर ले जा सकता है बहा कर ले जाए। ऊंचे पहाड़ों का दर्रा खत्म हो गया। आगे थोड़ी खुली जगह थी जहाँ नाले का बहाव थोड़ा कम हो गया। मैंने हाथों से तैरना शुरू कर दिया। मैंने पीछे देखा एक इंसान तेजी से तैरता हुआ मेरे पीछे पीछे आ रहा था। नाले के दोनों किनारे अभी तक ऊंचे थे
और वहाँ जगह जगह भूरे रंग की नोकीली चट्टानें जगह जगह बाहर निकली हुई थी। नाला इन चट्टानों के दरमियान आगे ही आगे बहता चला जा रहा था। मैं तैरते हुए सोचने लगा कि अगर ये जम्मू का इलाका है तो ये नाला जरूर पंजाब के किसी दरिया में जाकर गिरता होगा और दरियाए सतलुज या ब्यास या रावी ही हो सकता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से इलाके में हूँ। इलाका पहाड़ी था मगर ये सरसब्ज और घने जंगलों वाली पहाड़ियां नहीं थी। मेरे पीछे पीछे आने वाला मुसलमान फौजी जो इस पहाड़ी फौजी यूनिट में नायक गंगादास के नाम से सर्विस में था और जिसने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया था और मुझे नाले में गिराने से पहले मेरे कान में कहा था कि मैं मुसलमान हूँ, अब तैरते तैरते मेरे करीब आ गया था। मगर पानी का बहाव हमारे दरमियान फासला इससे ज्यादा कम नहीं होने दे रहा था। उसने तैरते तैरते ऊंची आवाज में मुझे कुछ कहा। उसने भी मुझे देख लिया था। मैंने उसकी आवाज जरूर सुनी मगर पानी की तेज रफ्तार मौजों के शोर में उसके अल्फाज समझ में नहीं आए थे। नाले का पाट एक बार फिर सिमटने लगा। सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आ रही थी। नाला इन पहाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। मेरा ख्याल था कि नाला पहाड़ियों में से किसी पहाड़ी के पहलू से गुजरता हुआ आगे निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी आगे जाकर एक अजीब बात हुई। पहाड़ियों के पास जाते ही नाला एक पहाड़ी सुरंग में दाखिल हो गया। जब मैंने नाले की मौजों को पहाड़ी सुरंग के तारीक खाने में देखा तो जोर जोर से हाथ पांव मारकर किनारे की तरफ जाने की कोशिश करने लगा मगर कामयाब ना हो सका। एक तो दोनों जानिब चट्टानी किनारे ऊंचे थे, दूसरे नाले का पानी सुरंग के पास आकर बेहद तेज हो गया था। नाला शोर के साथ धड़धड़ाता हुआ सुरंग में दाखिल हो गया और उसके साथ मैं भी सुरंग में आ गया। सुरंग में पहले तो घुप अंधेरा छा गया। पानी की तेज रफ्तार मौजें मुझे दरख्त की टहनी की तरह बहाए ले जा रही थी। यहाँ भी नाले की गहराई काफी ज्यादा थी और मेरे पाँव जमीन पर नहीं लग रहे थे। बंद सुरंग में पानी के तेज बहाव की वजह से हैबतनाक सनसनाहट थी। एक बार मौजें मुझे सुरंग के किनारे की तरफ ले गईं और मैं जोर से सुरंग की दीवार से टकरा गया। मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और उसी तरह तैरने लगा कि सुरंग के दरमियान ही रहूं। मुझे इतनी फुर्सत ही न थी कि अपने पीछे आने वाले मुसलमान फौजी की खबर लेता। मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही थी लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे बाद वो भी नाले के तेज बहाव के साथ सुरंग में दाखिल हो गया होगा। मैं पहाड़ी सुरंग की तारीकी में पानी में गर्दन तक डूबा तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मुझे सिर्फ एक बात का खतरा था कि कहीं आगे जाकर पानी सुरंग की छत तक न पहुंच जाए। सुरंग की छत ज्यादा ऊंची नहीं थी। एक मकाम पर तो वो इतनी नीची हो गई कि तैरते हुए मेरे हाथ उससे टकराने लगे। ये बात मेरे लिए तशवीश का बायस थी। अगर नाले का पानी सुरंग में भर गया तो मेरा बचना नामुमकिन था। पानी के साथ बहते बहते और तैरते हुए अंधेरे में मुझे एहसास हो रहा था कि सुरंग 2-3 जगह से बाएं जानिब घूम गई थी। ये नाला मुझे अपने साथ लेकर किसी बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिले के नीचे ही नीचे खुदा जाने किस तरफ ले जा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि पानी के बहाव में ज्यादा तेजी आ गई है। पानी तेजी के साथ अंदर इस तरह एक रेले की तरह बहने लगा जैसे वो ढलान पर बह रहा। किसी आने वाले खतरे के पेश नजर मैंने सुरंग के किनारे की दीवार को पकड़कर कोशिश की कि किसी जगह बाहर निकले हुए पत्थर को पकड़कर रुक जाऊं, मगर सुरंग की दीवार पर मेरा हाथ न पड़ रहा था। पानी का रेला ज्यादा तेज हो गया था। मेरी छठी हिस्स ने मुझे किसी आने वाले खतरे से आगाह कर दिया था, मगर मैं सिवाय बेबस तिनके की तरह सुरंग के अंदर तेज रफ्तार पानी के बहाव में बहने के कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पांव तह में पत्थर से टकराने लगे। मैंने महसूस किया कि जमीन ढलानी है। इसका मतलब था कि सुरंग नीचे की तरफ हो गई थी। फिर मुझे शोर सा सुनाई दिया। ये ऐसा शोर था जैसे पानी की बहुत बड़ी चादर ऊपर से नीचे गिर रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आगे कोई आबशार थी। मैंने पूरी ताकत के साथ उछलकर सुरंग की दीवार को पकड़ने की कोशिश की, मगर पानी का रेला मुझे बहाकर आगे ले गया। सुरंग में दूर से रोशनी नजर आई। ये रोशनी बढ़ती गई, फिर सुरंग रोशन हो गई। पानी का शोर बहुत ज्यादा बुलंद हो गया और इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकता, पानी के जबरदस्त रैले ने मुझे सुरंग के अंदर उछाल कर बाहर फेंक दिया। मैं जमीन पर गिरने की बजाय हवा में बुलंद हुआ और फिर कलाबाजियां खाता नीचे गिरता ही चला गया। मैंने देखा कि मैं पानी के एक बहुत बड़े तालाब में गिरने वाला हूँ। मैंने अपने आप को गेंद की तरह लपेट लिया और फिर जोर से पानी में गिरा और पानी के अंदर ही अंदर गिरता चला गया। मेरे पांव पानी की तह में पत्थरों से टकराए। मैं अपने आप को तेजी से ऊपर लाने लगा। बाजुओं को ऊपर से नीचे करते हुए जब मैं पानी में से सर बाहर निकाला तो देखा कि मैं एक बहुत बड़े तालाब में या झील में हूँ और मेरे दाएं जानिब तालाब से काफी बुलंदी पर पहाड़ी सुरंग में से पानी की बहुत बड़ी चादर आबशार की तरह नीचे तालाब में गिर रही है। मैं इस आबशार के ऊपर से होकर नीचे गिरा था। अगर नीचे आबशार के पास पत्थरों पर गिरता तो मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती, मगर पानी के तेजी से नीचे को आते रेले ने मुझे उछालकर इन पत्थरों से दूर तालाब में गिरा दिया था। अब मैंने एक और इंसान को तालाब में तैरकर अपनी तरफ आते देखा। उसने तैरते हुए मुझे एक बार आवाज दी, मगर वहाँ आबशार का शोर इतना ज्यादा था कि मुझे कुछ पता न चल सका। उस आदमी ने, जो यकीनन मुसलमान फौजी और मेरा मोहसिन ही था, उसने मुझे क्या कहा है। तालाब की सतह चूंकि हमवार थी और पानी का बहाव भी पुरसुकून था, इसलिए तैरते तैरते मैंने मुड़कर देखा। मुसलमान फौजी मेरी तरफ ही चला रहा था और इशारे से बाएं जानिब हो जाने के लिए हाथ हिला रहा था। वो खुद भी बाएं जानिब हो गया था। बाएं जानिब झील का किनारा था। मैं भी किनारे की तरफ तैरने लगा। हम एक दूसरे के आगे आगे किनारे पर पहुंच गए। पहले मैं किनारे पर निकला, मेरे बाद मुसलमान फौजी भी किनारे पर आ निकला। यहाँ काफी सरकंडे थे। मैं उठकर अपने मोहसिन की तरफ गया। मेरा जिस्म टॉर्चर की वजह से दर्द कर रहा था, मगर ठंडे पानी ने इस दर्द को काफी दबा दिया था। दूसरे, मैं नौजवान था और मजबूत जिस्म वाला, बल्कि कसरती और कमांडो जिस्म वाला था और मेरा
میرا جسم سختیوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کر کے لوہا بن چکا تھا۔ اس بار مجھ پر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا تھا کہ کئی بار درد میری برداشت کی حد سے باہر ہو گیا تھا۔ میں قریب گیا تو میں نے اپنے محسن کو پہچان لیا۔ یہ وہی گنگا داس بھارتی فوجی تھا جس نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ سرکنڈوں کے پاس بیٹھا اپنی قمیض اتار کر نچوڑ رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے اسے کہا اگر تم مسلمان ہو تو بھارتی فوج میں ہندو بن کر بھرتی کیوں ہوئے؟ اس نے اپنی فوجی قمیض جھاڑ کر دوبارہ پہنتے ہوئے کہا یہ بات بعد میں ہوں گی جوان، پہلے یہاں سے نکلنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم کٹھوا کی پہاڑیوں میں ہیں اور یہ جھیل آگے جا کر کانگڑا کی وادی میں داخل ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہمیں ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ میرے فوجی دوست نے میری بازو پکڑ کر ایک طرف گھسیٹتے ہوئے کہا جلدی سے ادھر نکل چلو، اور وہ میرے آگے آگے سرکنڈوں میں دوڑ پڑا۔ میں اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ آسمان صاف تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی اور اوپر ہیلی کاپٹر سے مجھے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ بولا یہ ڈوگرا انفینٹری ڈویژن کا ہیلی کاپٹر ہوگا اور یہ ہماری تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر دیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔